सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें झुंझुनू सीट भी शामिल है, जिस पर मुकाबला रोचक है। वैसे ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार हार कुछ मुश्किल नजर आ रही है। क्यों कह रहे हैं, आप रिपोर्ट में समझिए। क्या झुंझुनू की चुनावी जंग जीत पाएगी कांग्रेस? क्या मुसलमानों की नाराजगी से होगा नुकसान? झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस ने बीजेपी और दूसरे दलों को पटखनी दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम और दलित समुदाय के गठजोड़ से ये सीट कांग्रेस की सुरक्षित सीट में से एक है। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समुदाय टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिकट न मिलने से खफा मुस्लिम समाज की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। झुंझुनू विधानसभा के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ जाट मतदाता करीब 65,000 हैं। माली मतदाता की संख्या करीब 25,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाता करीब 48,000 हैं। राजपूत मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या करीब 32,000 है। एससी मतदाता करीब 42,000। एसटी मतदाता करीब 3,500। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20,000 है। वैश्य मतदाता करीब 8,000 हैं। गुर्जर मतदाता करीब 4,000, वहीं कुम्हार मतदाता 8,000 हैं। खाती मतदाता की संख्या 7,000 है। नाई मतदाता करीब 2,000, वहीं स्वामी मतदाता करीब 1,500 हैं। किसी भी 30 बिरादरी में से एक आदमी को टिकट दे दे, और इसके लिए हमने वो मुस्लिम महापंचायत रखी। फिर प्रभारी जो दौरा झुंझुनू करने के लिए आए थे उनको भी हमने यही बात रखी कि किसी व्यक्ति विशेष को न देके 30 बिरादरियों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको टिकट दे दो, हम कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे। उसके बाद हमारा प्रभारी के बाद हम सीधे पीसीसी कार्यालय में हमने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस के जो आला कमान है प्रदेश नेतृत्व के उनसे भी हमने मुलाकात की। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने हमारी अनदेखी की है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी साफ दिख रही है। मुस्लिम दलित वोट बैंक के चलते बीजेपी इस सीट पर बीते 4 विधानसभा चुनाव में लगातार हार का सामना कर चुकी है। इस बार मुस्लिम समुदाय की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की सभाओं में मुस्लिम समुदाय की भीड़ कम नजर आ रही है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ा दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर बृजेंद्र ओला लगातार 4 बार विधायक बने। उनके सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में उनके बेटे अमित ओला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। 70 सालों से जो एक तरफा बिना सोचे समझे लोकसभा में, मैं आपको बताऊं तो बिना मांगे लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया है, और अभी ये जो चुनाव था ये उपचुनाव है, इसमें सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है। माइनॉरिटी ने, मुसलमानों ने खूब प्रयास करा टिकट मांगने का, आला कमान तक अपनी बात पहुंचाई, टिकट नहीं दिया। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाना बड़ी चुनौती है। निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ मुस्लिम समुदाय का झुकाव कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बना है। अब देखना है कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को बचा पाती है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाते हैं। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। लगातार बड़े नेताओं के दौरे जारी हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि इस बार मुस्लिम है वो विधानसभा उपचुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे और टिकट नहीं मिलने के चलते अब मुस्लिम समाज में नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस की सभाओं से मुस्लिम समाज है वो नदारद है, तो वहीं निर्दलीय के समर्थन में मुस्लिम समाज की भीड़ है वो उमड़ रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने
परंपरागत वोट को साध पाती है या फिर इस वोट बैंक में निर्दलीय प्रत्याशी सेध लगा पाते हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। टोंक की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में नेताओं का प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में प्रत्याशी कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, आपको रिपोर्ट में समझाएंगे। उपचुनाव की जंग, कौन मारेगा मैदान? कांग्रेस जीत की लगाएगी हैट्रिक या फिर खिलेगा कमल? देवली उनियारा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी इस सीट को जीतकर सरकार के कामकाज पर मोहर लगाना चाहती है। वहीं कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। पूरी तरह से खेती पर निर्भर किसानों के लिए खाद बीज भी सबसे बड़ी डिमांड है। वहीं भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। बिना पैसे दिए लोगों के कहीं काम नहीं होते, जिसका जिक्र निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपने प्रचार में कर रहे हैं। नरेश मीणा ने यहाँ तक कह दिया कि विधायक बनने के बाद भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों का काला मुंह करके गधे पर बैठा करके गांव में घुमाएंगे। देखिए, जनता को सबसे ज्यादा तो 4 जगह काम पड़ता है। जो गांव की जो जनता है, इसको काम पड़ता है सबसे ज्यादा पटवारी से, तहसीलदार से। इसको सबसे ज्यादा काम पड़ता है बिजली घर से। इसको सबसे ज्यादा काम पड़ता है थानों में। थानों में जिस तरह से लूट मार होती है, बीट कांस्टेबल को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बनास नदी में करोड़ों का बजरी का कारोबार होता है। बड़े बिजनेसमैन बजरी माफियाओं के डंपर चलते हैं, जेसीबी चल रही है, एलएनटी चल रही है। और देवली उनियारा के आम किसान को, आम व्यक्ति को मकान बनाने के लिए एक टोली रेत नहीं मिलती। और रेत अगर बजरी ले भी आए तो उनको चालान काट दिए जाते हैं। या तो खाली ट्रैक्टर भी अगर कहीं खेतों पे खड़े हैं, उसके भी चालान काटे जाते हैं। सारे नेता और सारे यहाँ बजरी माफिया मिले हुए हैं। ऐसे में हमारा वादा रहेगा, मेरा ये वादा है कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो या तो यहाँ से खनन का बिल्कुल बंद कर देंगे, बजरी माफिया को एक डंपर नहीं भरने देंगे जब तक यहाँ के आम किसान को बजरी नहीं मिल जाती। चुनाव प्रचार के दौरान केसी मीणा भी रोजगार की बात करते हैं। वहीं बीजेपी अपने 10 महीने के कार्यकाल में हुए कार्यों को गिनाकर पिछड़ेपन के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क का काम करने का बीजेपी दावा कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो रोजगार की बातें करती थी लेकिन कर नहीं पा रही है, आज हम कांग्रेस पार्टी के पिछले बहुत गहलोत सरकार के अंदर और जो कांग्रेस सरकार के अंदर बहुत सारे रोजगार के वो दिए थे और उनके ऊपर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और हम जो कि रोजगार ऊपर काम करेंगे। और यहाँ पे लोकल प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि मैं एक कॉरपोरेट सेक्टर का और राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मेरे को कैसे पता है कि आदमी को रोजगार कैसे दिया जाता है। वहीं बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को भरोसा है कि जनता प्रदेश सरकार के कामकाज पर उन्हें जिताएगी। बड़े मुद्दे हमारे थे, जो बिसलपुर का जो विस्थापितों का जो बहुत पुराना मामला था, 17 साल पुराना, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हीरालाल जी नागर ने, कन्हैयालाल जी चौधरी ने मिलके और उप मुख्यमंत्री को अवगत कराकर और रोडों का जो काम था 17 करोड़ की, जो हमारे रोडें स्वीकृत कर दी, पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर कर दिया। और 33 kV GIS, 32 kV GIS और हमारे वो भी खोलने का माननीय हीरालाल जी नागर ने घोषणा कर दी। बिजली मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारी दिया कुमारी जी सब मिलकर मेरा पूरा सहयोग भरपूर कर रही है। और उन्होंने खुद ने जिम्मेदारी ली कि यहाँ देवली उनियारा की जनता को हम निराश नहीं करेंगे और उनके सब काम करके बताएंगे। अब सभी प्रत्याशी गांव-गांव में जाकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 नवंबर को मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनेंगे और 23 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले सभी प्रत्याशी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। जनता किसे विधानसभा भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट।
राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो वहीं थर्ड फ्रंट भी अपना भाग्य आजमाने में जुटा हुआ है। साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का एक नया दावा सामने आया। बीजेपी सभी 7 सीटों पर बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करेगी, ये उन्होंने कहा। उपचुनाव में कांग्रेस की सभी सीटें छीन लेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे से झलक रहा है कि बीजेपी उपचुनाव में जीत रही है। हमारे संवाददाता रोशन शर्मा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की है, सुनिए आप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीधा आपसे सवाल है कि राजस्थान में 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को इन उपचुनावों में आप कहां देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी सभी जगह है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। हम 7 सीटें जीतेंगे। लेकिन सर, कांग्रेस इन उपचुनावों में कई तरीके के आरोप लगा रही है, मैच फिक्सिंग से लेकर चाहे वर्चुअल उद्घाटन हो या फिर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो समिट है इसको लेकर भी कई तरीके के आरोप लगाए आपकी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर। देखिए, कांग्रेस कोई सुझाव दे, पॉजिटिव सुझाव दे, वो स्वीकार्य है, लेकिन केवल कमियां ढूंढना और आलोचना करना, देखो समालोचना तो स्वीकार्य है, लेकिन केवल हर काम में नुक्ताचीनी करना, हर काम में रोड़े अटकाना, ये ठीक बात नहीं है। हम चाहते हैं कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, हम स्वागत करेंगे। 7 सीटें जीत रहे हैं और आपको भी पता चल गया होगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे देख लो, पता उनके चेहरों से ही झलक रहा है कि हम जीत रहे हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने दावा किया है कि राजस्थान की इन उपचुनावों के अंदर जिन 7 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, उन सभी 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत एक बार फिर कायम करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, ख्वाजा की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावे के मामले से जुड़ा ये अपडेट है। अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम में मामले की सुनवाई हुई। 25 नवंबर को मामले में अगली तारीख दे दी गई है, यानी 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, ऐसी जानकारी। दावे के ड्राफ्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करने के अन्य कर्मचारियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि ख्वाजा की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा, शिव मंदिर होने का दावा किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि दावे को ड्राफ्ट के हिंदी में ट्रांसलेट करने के निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे। अजमेर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अशोक भाटी जुड़ चुके हैं। अशोक, सुनवाई में क्या क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज इस मामले में सुनवाई की गई है। पहले जो है न्यायालय को लेकर विवाद चल रहा था, अब न्यायालय जो है इसमें अधिकृत कर दिया गया है कि सिविल न्यायालय जो वेस्ट है उसमें इस मामले का जो है केस है वो चलना है। तो आज इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी और पहली सुनवाई में जब ड्राफ्ट जो है इनकी ओर से बात दिया गया, वो पूरा इंग्लिश में दिया गया, तो उसे हिंदी में जो है लाने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। साथ ही जो आईडी है वो जो लाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही किन किन को जो नोटिस जारी करने हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से बनाकर और लिफाफे में बंद पैक करके लाने के यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए। तो आज इस मामले में पहली सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अगली जो तारीख है वो 25 नवंबर यहाँ पर दी गई है। 25 नवंबर को इस मामले में अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा होनी है, किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाना है और क्या क्या इसमें पहलू होंगे, इन सभी विषयों को लेकर जो है न्यायाधीश अपनी निर्देश है वो यहाँ पर देंगे। तो आज जो है इस मामले में पहली सुनवाई हुई है और पहली सुनवाई के बाद जो है 25 तारीख जो है अगली तारीख यहाँ पर दी गई है। साथ ही इस मामले में न्यायाधीश द्वारा अध्ययन भी किया जाएगा, किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाना है, किस किस को नोटिस देना है, क्या करना है, ये सभी विषय जो है 25 नवंबर को सामने आ पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अजमेर से संवाददाता अशोक भाटी जानकारी दे रहे थे कि आज सुनवाई के दौरान क्या क्या पक्ष जो हैं वो रखे गए थे और 25 नवंबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई। जैसा कि आप सबको ही पता है कि आज जो मामला हमने फाइल किया था अजमेर दरगाह को लेके, अजमेर दरगाह असल में भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। उसको संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, उसको लेके हमने वाद दाखिल किया था। वो बात गलती से दूसरे कोर्ट में गया था, लेकिन अब वो ट्रांसफ़र होकर सही कोर्ट में आ गया है अजमेर वेस्ट में। आज उसमें सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान हमने जो सूट बनाया था वो हमने दिल्ली के हिसाब से इंग्लिश में बनाया था
हमें जानकारी नहीं थी कि यहाँ हिंदी में भी चलता है, सब काम हिंदी में होता है। तो माननीय जज साहब ने कहा है कि इसमें 2-3 कमियां हैं, हिंदी में लगा दो और अपनी आईडी वगैरह जो है कमी रह गई वो सब। तो हम हिंदी के रूपांतरण देने के लिए हमें 25 नवंबर की तारीख दी गई है। 25 नवंबर से पहले हमें ये जो कमियां हैं हिंदी का रूपांतरण देना है, बात का वो हम जमा करा देंगे 25 से पहले। और फिर आगे की जो प्रक्रिया है, और साथ ही साथ माननीय जज साहब ने ये भी कहा है कि जिन अलवर के रामगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तूफानी दौरे शुरू कर दिए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में रामगढ़ पहुंची। यहां बड़ौदा में और गोविंदगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। दिया कुमारी ने भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में वोट करने की अपील के साथ ही कांग्रेस के राज में रामगढ़ क्षेत्र में बढ़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने रामगढ़ के प्रतिनिधित्व के लिए सुखवंत सिंह को जिताने का आह्वान किया। बहनों, आप सभी को, जैसा कि सभी को जानकारी है कि रामगढ़ में चुनाव है और हमारे सुखवंत सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप सभी से निवेदन कि भरपूर वोटिंग कीजिए और विकास की गंगा रामगढ़ में बहाने का काम आप लोगों को सौंपा है। तो मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप सब अपना वोट तो देंगे ही, लेकिन एक एक घर से एक एक वोट को निकाल के 13 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबा के आप लोगों को देना होगा। उपचुनाव में क्लीन स्वीप का दम भर रही बीजेपी ने वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिला दी है। जालौर के कांग्रेस ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और इसके अलावा आत्माराम साहू, जयंतीलाल घासी, दिनेश चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने कहा है कि बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया। डोटासरा ने कहा है कि भाजपा की 0 पर सीट आ रही है, हम कितनी सीट जीत रहे हैं वो काउंटिंग के दिन पता चल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर उन्होंने निशाना भी साधा। डोटासरा ने कहा है कि वो अनर्गल बयान देते हैं, मैं उनके मुंह लगना ही नहीं चाहता। कांग्रेस को दावा क्या है, तो 4 तो हमारी है ही, बाकी और भी बढ़ जाए, लेकिन बीजेपी 0 आ रही है जैसी सूचनाएं आ रही। और मैं समझता हूं कि लोगों ने मन बना लिया है कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी वो पूरी तरीके से 10 महीने में फैल हुई है। हर मुद्दे के ऊपर यू टर्न लिया गया है या वादा खिलाफी की गई है, अनर्गल बयानबाजी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक भी वर्ग खुश नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार से। आज न मंत्री की चल रही है, न मुख्यमंत्री की चल रही है, न विधायकों की चल रही है। पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है और आम जनता पिस रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखिए, कहीं भी जन सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उधर अमेरिका में एक बार फिर से ट्रम्प कार्ड चल पड़ा है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की जीत लगभग तय हो चुकी है। एक बार फिर से ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने पर हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने झुंझुनू में कहा कि विश्व की बदलती हुई राजनीति है, पूर्व अनुमान था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुने जाएंगे। दुनिया में इस समय राष्ट्रवाद का विचार उन्नत विचार है और इसके आधार पर अमेरिका भारत भी चलता है। निश्चित रूप से ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के साथ राजनीतिक संबंध और ज्यादा मजबूत होगा। मेरे ख्याल से जो विश्व की बदलती हुई राजनीति है और उसमें ये पूर्वानुमान था कि ट्रंप दोबारा चुने जाएंगे, तो भारत की तरफ से तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी है। लेकिन ट्रंप के शासनकाल में, क्योंकि दुनिया में इस समय राष्ट्रवाद का विचार उन्नत विचार है जिसके आधार पर अमेरिका भी भारत भी चलते हैं, तो वैचारिक रूप से एक साम्यता है। तो निश्चित रूप से ट्रंप के बढ़ने से भारत के जो राजनीतिक रिश्ते हैं अमेरिका के साथ में और ज्यादा मजबूत होंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे।
और भारत की तरक्की में अमेरिका का योगदान होगा। और स्वाभाविक तौर पर हमारा एक बड़ा मानव संसाधन अमेरिका में काम करता है, इसलिए भारतवंशियों के लिए भी एक अनुकूलता रहेगी। भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लग गया है। आज से हनुमत कथा शुरू हो चुकी है। भारी संख्या में भक्त कथा सुनने के लिए वहां पर पहुंचने लगे हैं। सीताराम हनुमान के नाम का जप किया जा रहा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा 10 नवंबर तक चलेगी। कथा तेरा पंथनगर के पास कुमुद विहार विस्तार में कथा स्थल पर श्री हनुमंत कथा हो रही है। लाखों श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 2.25 लाख वर्ग फीट में जर्मन डोम बनाया गया। कथा स्थल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं।